हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 2025 में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, जो कि बताया जा रहा है जुलाई में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो क्लासेस जो हैं कंटिन्यू हो चुकी हैं। डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड प्रीवियस के क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, यानी which ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। यानी ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा यहाँ पर एक ऑप्शन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और साथ ही फाइन मोटर स्किल की जो है किसको कहते हैं। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल हो या फिर आपका फाइन मोटर स्किल हो, ये डेवलपमेंट के ही पार्ट है। अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें बड़ी मसल्स का विकास होता है, जैसे कि आपके पैरों की मसल्स का विकास होना, आपके हाथों की मसल्स का विकास होना। तो ये आपका हो जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन वहीं पर अगर फाइन मोटर स्किल पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है छोटी मसल्स का विकास, जैसे कि आपकी आंखों की मसल्स का विकास होना, या फिर आपकी हाथों की मसल यानी जो फिंगर होती हैं, इनकी मसल्स का विकास होना। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत चला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्रॉस मोटर स्किल। तो पहला ऑप्शन है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, यानी आप अगर चित्र बनाने के लिए पेन को पकड़ रहे हो तो आप अपनी फिंगर का प्रयोग कर रहे हो, और साथ ही जो है आंखों का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है फाइन मोटर स्किल होगा, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल। अगला ऑप्शन है कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, यानी आप कागज को काट रहे हो तो यहाँ पर भी आप अपनी फिंगर का प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर भी जो है फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है। धागे में माला पिरोना, यानी आप धागे में जो है मोती को पिरो रहे हो, तो इसमें भी आप अपनी फिंगर का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी आपका फाइन मोटर स्किल का उदाहरण होगा। लेकिन खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, ये आपका जो है ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने पैर से लात यानी पैर से जो है फुटबॉल को मारा, तो इसमें आपकी बड़ी मसल्स का विकास हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है पूछा जाता है, कभी फाइन मोटर स्किल तो कभी ग्रॉस मोटर स्किल, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों का विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रोसीड है, वो जो है किसकी तरफ से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो केंद्र से बाह्य की ओर होता है, या फिर पैर से सिर की तरफ हो रहा होता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की तरफ, या फिर जटिल से सरल की तरफ। तो देखिए, जब भी हम कुछ चीज़ सीखना है, कोई भी वस्तु या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम पहले सरल से जटिल की तरफ जाते हैं, ना कि जो है जटिल से सरल की तरफ। तो ये गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं होगा, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा। ठीक है, पहले आप इजी जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है टफ की तरफ जाते हैं, यानी कि जो कठिन है। पैर से सिर की तरफ डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि सिर से पैर की तरफ होता है, यानी हेड टू टो जा रहा होता है डेवलपमेंट, ना कि जो है पैर से सिर की तरफ। तो ये भी गलत होगा। केंद्र से बाह्य की तरफ, ये आपका एक जो है उदाहरण बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र से जो है बाह्य की तरफ ही डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए, पहले आपकी धड़कनें आती, फिर कंधे पर जोर गया, फिर हाथों पर जोर आया, फिर फिंगर्स पे जोर गया। तो ये क्या है, केंद्र से आप बाहर की तरफ आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और साथ ही जो है हेड टू टो जाता है डेवलपमेंट, ना कि जो है पैर से सिर की तरफ। जैसे कि आपका पहले आपने अपनी गर्दन संभालनी सीखी, फिर आपके कंधों पर जोर आया, फिर आपके कमर पे आया, फिर आपके पैरों पर जोर आया, फिर आप बैठना सीखे, खड़े होना सीखे, फिर आप चलना सीखे, यानी कि हेड टू टो गया डेवलपमेंट, यानी जो है सिर से पैर की तरफ जो है डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और केंद्र से बाही की तरफ। तो जो है यहाँ पर दिया गया है पैर से सिर की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा, यानी सिर से अगर पैर की तरफ दिया होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर केंद्र टू यानी केंद्र से बाही की तरफ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आदर्शन और रीजन का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि
बच्चे का समाजीकरण यानी जो सोशलाइजेशन होता है वो सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी मानी गई है वो फैमिली ही मानी गई है। रीज़न ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के संपर्क में आता है, ठीक है, फिर परिवार के जो सदस्य हैं उनके संपर्क में आता है। जो तौर तरीके हैं, बातचीत करने का तरीका है, बच्चा किससे सीखता है, सबसे पहले अपने परिवार से सीख रहा होता है। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों से, फिर अपने दोस्तों से खेलना स्टार्ट करता है, जो आसपास जो है लड़के या फिर लड़कियां होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो कॉलेज विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। तो सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी है वो फैमिली ही है, तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न दिया गया है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण की जो है प्राथमिक कारक है, जो कि जस्ट अभी मैंने बताया कि फैमिली जो है फर्स्ट एजेंसी होता है सोशलाइजेशन का। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में जो है नेबरहुड दे देते हैं और फैमिली भी दे देते हैं एक साथ में। तो अगर फैमिली यानी परिवार और पास पड़ोस एक साथ दिया है तो भी आप जो है फर्स्ट एजेंसी के रूप में जो है परिवार और नेबरहुड के ही साथ जाएंगे, यानी फैमिली और नेबरहुड के साथ जाइएगा। क्योंकि अगर जो है फैमिली के बाद सबसे उसके बाद जो है बच्चा अपने आसपास के लोगों के ही संपर्क में आता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में परिवार नहीं दिया होते हैं और फर्स्ट एजेंसी पूछ लेता है, तो अगर पास पड़ोस दिया है तो आप उसके साथ जाइएगा, वो भी ऑप्शन आपका सही ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अदर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, साथ ही आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी है वो परिवार है। लेकिन अगर ऑप्शन में परिवार नहीं दिया है, पास पड़ोस दिया है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। अगर दोनों दिए हैं एक ही में तो भी आप जा सकते हो। ये मत सोचिएगा कि पास पड़ोस दिया है तो ये फर्स्ट एजेंसी नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो है फैमिली फर्स्ट एजेंसी ही रहेगी। और साथ में अगर फैमिली नहीं दी है तो नेबरहुड अगर दिया है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। यानी कि जो है कौन सी अवधारणा जो है पूछी जो बताई जा रही है कि जो है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको सिखाई जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है संरक्षण। तो संरक्षण आप देखिए, जीन पियाजे ने 4 जो है स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड किया। पहली जो एज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। तो उसमें जो एज है 0 से 2 वर्ष की उम्र है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। और साथ ही जो है फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र बताई है पियाजे ने 11 से 15 वर्ष, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर 3 से 6 वर्ष की बात हुई है, यानी कि बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है, यानी सेकंड एज पे है। तो संरक्षण जो आता है ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अनुक्रमता जो है ये आपका कहाँ पे आता है जो है, यानी कि बच्चा जो है वो, यानी कि शेयरेशन यानी अनुक्रमता जो होता है, बच्चा सीक्वेंस में चीजें लगाना स्टार्ट करता है, ये भी आपका थर्ड स्टेज है। लेकिन यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, यानी कि बच्चा जो है सिंबल के थ्रू जो है सीखना स्टार्ट कर देता है। ये जो विशेषता है वो जो है सेकेंड स्टेज की है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की है, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष की उम्र में, ठीक है। यानी बच्चा जो है सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट करता है, यानी अगर आपने उसको एप्पल दिखा दिया है तो वो समझ जाएगा कि इसको एप्पल कहते हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है, इस कलर का होता है। और साथ में अगर उसको आपने बॉल दिखा दिया है तो उसको यानी सिंबल के थ्रू वो जो है देखना समझना चीज़ें स्टार्ट कर देता है। अगर आपने उसको जो है समोसा एक बार बता दिया कि समोसा ऐसा दिखता है और फिर आपने उसको दिखाया समोसा, तो वो बता देगा कि ये समोसा है, ठीक है। यानी देख देख के बच्चा चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है चित्रों के माध्यम से। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को जो है श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बच्चे सीक्वेंस में चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी उनको जो है सीक्वेंस में चीज़ें वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी उम्र जो है होती है, कौन से स्टेज पे बच्चा होता है।
तो यहाँ पर पहला है संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है, जिसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है और वो जो है चित्रों के माध्यम से सिंबल के थ्रू जो है चीजें स्टार्ट करता है सीखना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है सीक्वेंस में चीजें लगाना स्टार्ट कर देता है और साथ ही जो वस्तुएं उसके सामने हैं वो उनके बारे में तर्क वितर्क भी स्टार्ट कर देता है कि आखिर ये है तो ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है। बच्चा जो है तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, यानी तार्किक क्षमता उसमें जो है डेवलप होने लगती है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, इसमें बच्चे के सामने अगर वस्तु नहीं भी है तब भी उसके बारे में वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, यानी कल्पनाएं करना और जो है तर्क वितर्क करना वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी बच्चा जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर होता है तो जो वस्तुएं उसके सामने हैं, जो रीजन उसके सामने है वो उसके बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा। और ये भी ध्यान रखना कभी कभी पूछता है जो तार्किक क्षमता है वो कौन सी स्टेज में बच्चे में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आपका जो है जो एज है यानी कि जो स्टेज है वो थर्ड ही रहेगी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहेगी। ठीक है, इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 में डैश डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो पहला है पार्ट यानी इसके फोल्डिंग, या फिर जो है आप यहाँ पर देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड पूछा गया है और इसके फोल्डिंग आपका वाइगोस्की की थ्योरी से है, तो ये नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व या फिर स्कीमा या फिर समीपवर्ती यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी वाइगोस्की की थ्योरी से है। तो पहला नहीं होगा और फोर्थ नहीं होगा। अब वस्तु स्थायित्व जो है और साथ ही स्कीमा है, तो देखिए वस्तु स्थायित्व जो होता है वो बच्चे में आना स्टार्ट हो जाता है 0 से 2 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर बात हुई है कि संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्कीमा। क्योंकि जो भी चीजें हम सीखते हैं या फिर जो भी चीजें हमको याद रहती हैं, किसी भी वस्तु को हम पहचान पा रहे हैं, उसके बारे में समझ पा रहे हैं, ये हम अपने स्कीमा के थ्रू ही समझते हैं। मान के चलिए जैसे आपने कभी जो है ताजमहल को देखा, पहली बार आपने देखा तो आप नहीं बता सकते कि ये ताजमहल है, ठीक है। लेकिन जब आपने पहली बार देखा और आपको जो है पता चला कि ये ताजमहल है, फिर आपने सेकंड टाइम जो है आपने 4 साल बाद या 5 साल बाद देखा, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा बन चुका था जब आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा था। और फिर आपको याद आ जाएगा कि यस ये ऐसा दिखता है तो ये ताजमहल है। अभी आपने कहाँ से जो है आपको यानी आपको पता चला, आपके स्कीमा से पता चला। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, अपने हम दोस्तों को पहचान पाते हैं अपने स्कीमा के ही थ्रू। अपनी वस्तुओं को हम पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने स्कीमा के ही थ्रू पहचान पाते हैं। ये कहना है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। क्योंकि जीन पियाजे ये मानते हैं किसी भी वस्तु को हम पहचान रहे हैं, किसी भी वस्तु को हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा फीड होता है। एक स्कीमा जब बन जाता है तो हम वस्तुओं को या फिर व्यक्तियों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो 10 साल बाद आके मिल रहा है, बीच में आप कभी उससे कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो आप ऐसे भी होता है कभी कभी किसी व्यक्ति को आप देखो तो शायद आपको लगता है शायद मैंने इनको कहीं देखा है। अब शायद में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा सही से फीड नहीं हुआ, क्योंकि आपने चीजों को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा ये आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्कीमा से ही फीड है, तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग से लिया गया है, और लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। नैतिक दुविधा रहती है, बच्चा क्या सही और क्या गलत में फर्क करता रहता है, और अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो तर्क वितर्क जो है करता है, साथ ही जो है बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हम लोग जब कंटेंट करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो जैसे को तैसा जो है यहाँ पर कहा गया है, यानी आज मैंने अपना लंच अगर आपके साथ शेयर किया है, तो कल अपना लंच आपको मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर मैंने आज पेंसिल दी हुई है, तो कल आपको जो है अपना पेन देना होगा, यानी टेट फॉर टेट है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस जो है स्तर पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जी कोहलबर्ग ने जो है बच्चे का डेवलपमेंट 3 स्टेजों में डिवाइड किया और हर एक स्टेज पर 2 चरण दिए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाता है, 6 चरण हो जाते हैं, ठीक है। यानी 3 स्तरों में इन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट बाँटा है और साथ ही 6 चरणों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये सेकंड स्टेज की बात हो रही है, यानी पूर्व परंपरागत जो है अवस्था हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, टेट फॉर टेट, यानी अगर मैंने आपको दिया है कुछ खाने को तो आप भी दोगे। अगर मैंने आज अपनी नोट्स आपको दी है तो कल आपको भी देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का समाधान करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह का जो है पाठ प्रदान कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि जो है अब विद्यार्थी का क्या कर रहे हैं, किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का जो है सामना करते हैं, यानी कि उनको क्या है, प्रॉब्लम हो रही है। तो जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, एज अ टीचर के रूप में आप उसकी मदद कर रहे हो, तो ये जो आप हेल्प दे रहे हो, इसको क्या कहा जाएगा? उनमें जो है असफलता का भय पैदा करके, यानी आप उनमें जो है भय पैदा करोगे कि तुमसे नहीं हो सकता है, तो ये यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर नहीं होगा। अगला है, उन्हें प्रश्न का आधा जो है समाधान प्रस्तुत करके, या फिर प्रश्न में कुछ जो है विकर्षण जोड़कर। तो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी समस्या हो रही है, नहीं सीख पा रहे हैं। अब ऐसे में आप उनमें और कन्फ्यूजन डाल रहे हो तो वो और परेशान होंगे। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक जो है अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करें, तो ये भी आपका नहीं होगा, बल्कि हमको क्या करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान जो है प्रस्तुत करें, यानी हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे। टेम्परेरी हेल्प जिसको कहते हैं, उसी को जो है कहा जाता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि आपने जो है बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दे दी, यानी कि जहाँ पर भी दिक्कत हुई वहाँ पर आपने बच्चे की मदद कर दी और बच्चा आगे बढ़ गया। सपोज दैट, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि जब वो साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से पेरेंट्स पकड़ रहे होते हैं, या फिर बड़ा भाई या छोटी बड़ी बहन, कोई भी जो है ए टू जेड पीछे से साइकिल को पकड़ रहा होता है, बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा होता है। फर्स्ट टाइम जो है साइकिल को पकड़ा जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो हम छोड़ देते हैं साइकिल को, या फिर जब बच्चा कहीं पर गिरने लगता है तो हम फिर से साइकिल को पकड़ते हैं। तो ये जो साइकिल को फिर से पकड़ना हुआ, ये क्या हुआ, टेम्परेरी हेल्प हो गई, कि आपने बच्चा जो जहाँ पर गिरने वाला था वहां पर आपने उसकी मदद कर दी और बच्चा फिर से साइकिल को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो जहां पर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है वहां पर हम उसकी मदद कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, इसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वाइगोस्की की थ्योरी में कभी कभी पूछ लिया जाता है एम के ओ कौन है, ठीक है। तो एम के ओ जो होता है, जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, वो आपका जो है फ्रेंड हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ए टू जेड कोई भी हो सकता है, एज में छोटा भी हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है। जो भी आपकी मदद कर रहा है उस टाइम के लिए, वो आपके लिए क्या है, एम के ओ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाइगोस्की की जब थ्योरी हम लोग करेंगे तो इसके फोल्डिंग क्या है, एमकेओ क्या है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है कौन सी जो है थ्योरी दी गई है। तो पहला है लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, या फिर हार्वर्ड गार्नर जी घटक बुद्धि, जी नहीं, हार्वर्ड गार्नर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी है। जीन पियाजे पाठ नहीं होगा, क्योंकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है, और इसके फोल्डिंग वर्ड है ये वाइगोस्की की थ्योरी का, तो ये नहीं होगा।
कोहलबर्ग जस्ट अभी मैंने बताया था कि मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित इनकी थ्योरी है, ना कि जो है इमोशनल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन ही होगा कि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी, सॉरी, लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो जो है सांस्कृतिक उपकरण यानी कि जो है समाज पर आधारित है। समाज पर जो है इनकी पूरी थ्योरी निर्भर करती है। कल्चर जो है टूल्स है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करेगी, यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो किसको जो है अप्रिशिएट करती है, किसको जो है वो बढ़ावा दे रही होती है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसमें बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे, यानी बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव होगा। और एज अ टीचर के रूप में जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी आप उसकी मदद कर रहे होगे, टेम्परेरी हेल्प दे रहे होगे, और कोई ना कोई एक्टिविटी जो है हो रही होगी, एक्टिविटी के दौरान बच्चे जो हैं लर्निंग कर रहे होंगे। तो पहला है ज्ञान सृजन की चाह होती है, या फिर विद्यार्थियों में परस्पर जो है विमुखता का भाव होता है। तो ये नहीं होगा कि परस्पर जो है विमुखता का भाव रहता है, हर बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। सामाजिक संदर्भों से जो है अलगाव नहीं, क्योंकि जो लर्निंग होती है वो समाज में ही हो रही होती है, इन्वायरमेंट के ही अंतर्गत हो रही होती है। विषय वस्तु जो है कंठस्थीकरण नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे जो है रट नहीं रहे होते हैं चीज़ों को। इनफैक्ट वो एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे होते हैं और वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ज्ञान सृजन की चाह होगा, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो एक्टिव होंगे, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ कंडक्ट कर रहे होंगे, और साथ ही एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे होंगे, और हर बच्चा एक दूसरे की मदद कर रहा होगा, और हर बच्चे ग्रुप में जो है एक दूसरे की मदद करके सीख रहे होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 11, इसमें पूछा है मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है, यानी जो नृत्य है और साथ ही योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, यानी कि जो मधुलिका है उसको डांसिंग भी आ रही है अच्छे से और योगा भी वो अच्छे से कर ले रही है। तो उसमें कौन सी जो है बुद्धि पाई जाएगी, ये यहाँ पर बताना है। तो पहला है अंतर्वैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि एक से अधिक, यानी आप दूसरों के बारे में समझ पा रहे हो। आपका दोस्त क्यों उदास है आप इसका रीज़न जानते हो, उसको क्या प्रॉब्लम है, आज वो ज़्यादा क्यों खुश है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी दूसरे की पर्सपेक्टिव को आप समझ पा रहे हो, उसकी फीलिंग को समझ पा रहे हो, तो आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होगा। वहीं पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि आप खुद के बारे में समझ पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं वो दूसरे के तो दुख दर्द को समझ रहे हैं, उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं, बट अपनी फीलिंग क्या है वो नहीं समझ पा रहे। वो खुद क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या उनका गोल्स है, क्यों, मतलब क्या उन कौन सा काम करने में उनको अच्छा लगता है, या फिर क्या उनका उद्देश्य है, वो नहीं समझ पा रहे। बट दूसरे की फीलिंग को वो समझ रहे हैं, दूसरे के मोटिव को वो समझ पाते हैं। तो जो अपनी फीलिंग को समझ पा रहा है, खुद का क्या उद्देश्य है, क्या गोल्स है, क्या वो करना चाहता है, क्या उसका लक्ष्य है, तो वो हो जाता है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट, यानी आप खुद के बारे में समझ पा रहे हो। इसका अच्छा उदाहरण है गौतम बुद्ध, ठीक है। लेकिन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब है आप दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हो, दूसरा क्या कहना चाहता है, क्यों परेशान है, क्या उसका लक्ष्य है, उसके बारे में आप समझ पाते हो। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक ना एक पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है नृत्य के बारे में और योग कला के बारे में, यानी कि जब आप डांस करोगे तो अपने बॉडी से ही करोगे, आप योगा करोगे तो भी बॉडी का प्रयोग करोगे। तो शारीरिक गति संवेदी, यानी कि जो है उन जो जो है मधुलिका है उसमें शारीरिक गतिक संवेदी यानी कि जो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट पाया, मतलब जो है इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमको क्या करना है अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। तो उसमें जो है बॉडीली कंस्टेटिक इंटेलिजेंट है, यानी कि शारीरिक गति संवेदी। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संगीतीय होता अगर जो है मधुलिका नृत्य मतलब म्यूजिक में अच्छी होती तो यहाँ पर म्यूजिक इंटेलिजेंट हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है, एक प्रश्न जो है उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, या प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। यानी एक टीचर क्या कर रहे हैं, केवल लड़कों से कह रहे हैं कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, आप क्लियर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। लेकिन वो लड़कियों को यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लड़कियों से नहीं कह रहे हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर किसको जो है दर्शाया जा रहा है, जेंडर सशक्तिकरण है, तो यहाँ पर जेंडर सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही है। जेंडर समानता, समानता की अगर यहाँ पर बात होती तो लड़की को भी कहा जाता, यानी लड़कियों से भी टीचर कहता है कि आप लोगों को भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट यहाँ पर खाली लड़कों को ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। जेंडर पक्षपात है, जी हाँ, जेंडर बाइसनेस यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ लड़कों से कहा जा रहा है कि कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हो, बट लड़कियों से नहीं कहा जा रहा। जहाँ पर भी एक पक्ष को अप्रिशिएट किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को नकारा जा रहा है, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष की जहाँ पर तुलना हो रही हो, वहाँ पर जेंडर जो है पक्षपात हो रहा होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जेंडर स्टेरियोटाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है, अधिगम दर में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। यानी जो लर्निंग होती है उसमें इंडिविजुअल जो डिफरेंस बने हुए हैं समाज में, ये किसका परिणाम है। यानी आपने देखा होगा, अगर आपके घर में 4 लोग भी रहते हैं, मान के चलिए भाई बहन और मम्मी पापा, तो 4 लोग भी अगर हो आप घर में, तो 4 लोग भी 4 प्रकार के होंगे। अगर आपके फ्रेंड 5 हैं तो पांचों फ्रेंड्स आप अलग अलग होंगे, सबकी थिंकिंग अलग होगी, बात करने का तरीका अलग होगा, जो इंटरेस्ट है वो अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो जो समाज में इंडिविजुअल डिफरेंस बने हुए हैं, अगर यहाँ पर जो है भाई बहन भी हैं तो उनमें भी जो है डिफरेंस पाया जाता है। तो ये किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। तो केवल हेरिडिटी नहीं होगा, केवल इन्वायरमेंट नहीं है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट दोनों का है, जी हाँ बिल्कुल सही। जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है समाज में, वो हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट का है, क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी हुई है, जो शेप और साइज बना हुआ है, ये हमारा हेरिडिटी के थ्रू बना है। और लेकिन जो हमारा तौर तरीका है, हमारा बात करने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा खाने का जो स्टाइल है, या फिर मेरा जो बातचीत करने का तरीका, ये कहाँ से, इन्वायरमेंट से है। क्योंकि जिस माहौल में हम जैसे रह रहे हैं वो हमारे पे प्रभाव डाल रहा होता है, वैसे हम लोगों से बात करने लगते हैं, वैसे लोगों से हम इंटरेक्ट जो है समाज में रहना स्टार्ट करते हैं, वैसे हम कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं। तो ये समाज जो है, यानी इन्वायरमेंट कैसा रहा है, इससे भी जो है डिफरेंसेस बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होगा। यही दो रीज़न है जिसकी वजह से समाज में इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है। राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है क्या सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी असेसमेंट के बारे में यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। तो पहला है, आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मानकीकृत जो परीक्षण होता है ये निगेटिव होता है। सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। जब क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे, ठीक है। अब 30 बच्चे जब 30 प्रकार के हैं तो आप सभी के लिए एक जैसा रूल कैसे फॉलो कर सकते हो। मान के चलिए किसी बच्चे को लिखने में समस्या होगी, अब किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बच्चा कम समझ पाता होगा, कोई बच्चा गिफ्टेड होगा, उसको तुरंत समझ में आ रहा होगा। तो सब जो है बच्चे अलग अलग हैं, तो अलग अलग प्रकार से आप उनका असेसमेंट कर सकते हो, ये यहाँ पर राइट नहीं होगा। अगला है, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में किया जाता है, तो ये भी आपका नहीं है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, कि यहाँ पर बात हो गई है अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। अब ये स्व आकलन सबसे बेस्ट होता है, क्यों, इसका रीज़न ये है कि जब बच्चा खुद से असेसमेंट कर रहा होता है तो वो हर चीज़ को समझ पाता है। जब आप खुद से अपनी कमियां देख रहे होते हो तो आपको समझ में आता है कि आखिर क्या फील हुआ था उस टाइम, क्यों गलती हुई थी, किस वजह से हो गई थी, क्या समस्या रही थी, आप हर एक चीज़ को समझ रहे होते हो,
ठीक है। लेकिन अगर दूसरा आपका असेसमेंट कर रहा है तो जो आप जितना उसको बताओगे, जितना उसको आप फील करोगे कि ये जितना समझ पाए बस आप उतना ही वो जान पाएगा। लेकिन आप खुद से जब अपना असेसमेंट करोगे तो आप हर एक चीज़ को समझोगे। तो स्व आकलन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जब बच्चे स्व आकलन करते हैं तो वो हर एक चीज़ को समझ पा रहे होते हैं और वो ये भी समझते हैं किस वजह से ये गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर बात हुई है। तो पहला है खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, या फिर वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में देना हो। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी समालोचनात्मक चिंतन की बात होगी तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जिसका आंसर एक से अधिक हो। ये नहीं है कि जिसका एक आंसर फिक्स है। फिक्स आंसर इसका नहीं होगा, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं, जो है वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, आने वाले भविष्य में जल की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये जो है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें पार्टिकुलर एक ही जो है इसका वर्ड का आंसर सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी कौन सी है, ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की, जो यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी है, प्रेजेंट में जो है सीएम कौन है, तो ये क्या है, ये इसका पार्टिकुलर एक आंसर है। ठीक है, इसमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्लोज एंडेड होते हैं क्वेश्चन, इसमें आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती है। तो ये आपका नहीं होगा जिसका उत्तर हाँ या ना में हो। एक शब्द वाले नहीं होंगे। वे प्रश्न जिसमें केवल जो है घोषणात्मक ज्ञान जो है, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। हमेशा ध्यान रखें, खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं यानी ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो रही होती है। तो राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे। तो 15 ऑफ आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे ये होगा कि आपका एनालिसिस हो जाएगा। आपको ये समझ में आएगा कि 50 जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं 15 में, आपने कितने अटेंड किए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है, कितनी बेहतर आपकी तैयारी चल रही है। तो कमेंट में 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो बताइएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल आपको ये क्लास मिल जाएगी जहाँ पर हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास डेली कंटिन्यू हो चुकी है और डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं 3 बजे और 5 बजे। तो आप ज्वाइन करें। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 रहा हो। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है। साथ ही जो है सीटेट की तैयारी भी आपको करवाई जाती है। तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।